नमस्कार प्यारे साथियों, विश्व गुरु एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये है सेवेंथ क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का 5वां चैप्टर जो कि है जल। ठीक है। चौथा चैप्टर इससे पहले वाला जो था वो था वायु से संबंधित। तो उसमें हमने बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें देखी थी, जैसे कि वायु की परतों के बारे में, वायुमंडल की कि समताप मंडल और आयन मंडल, क्षोभ मंडल, ये सब जो है पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था। ठीक है जी। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जल के बारे में, जैसे, और इस चैप्टर में देखेंगे ज्वार भाटा क्या होता है उसके बारे में पूरा समझेंगे, सुनामी के बारे में जानेंगे, कुछ महासागरीय धाराओं के बारे में भी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। और बाकी जो भी जिस भी क्लास की आपको एनसीईआरटी देखनी है तो प्लेलिस्ट के द्वारा आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। जैसे ज्योग्राफी की देखनी है तो क्लास के हिसाब से जो भी आपको देखनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, आप देख सकते हो उनको जाकर। ठीक है। इतिहास या भूगोल जो भी देखना है। तो जल के बारे में देखते हैं। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है थलसाला। तो थलसाला क्या होता है, देखिए, यह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है। आप गमला गमला तो जानते ही होंगे, समझ लीजिए उसको थलसाला कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे नीचे चित्र भी दिया गया है, तो ये सब देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। ये है थलसाला का चित्र। तो जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? तो जब भी जल के बारे में आप सोचेंगे तो क्या बनेंगे? जैसे आप नदी के बारे में सोचेंगे, जलप्रपात यानी झरने के बारे में सोचेंगे, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षों से भरे गड्ढे में बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला जाता है? तो देखिए, जल कहाँ गायब हो जाता है? एक तो वाष्पीकृत हो जाता है वाष्पीकरण के द्वारा, दूसरा क्या होता है, ज़मीन के अंदर चला जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आप हेडफोन ज़रूर लगा लीजिए। ठीक है। कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि आवाज़ स्पष्ट नहीं आती, तो प्लीज़ आप हेडफोन लगा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। तो जल वाष्पित क्यों होता है? गर्मी के कारण, सूर्य के ताप, टेम्परेचर के कारण। ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यानी जो जलवाष्प मतलब गर्म गर्म होकर ऊपर उठता है, वाष्पीकृत हो जाता है, तो बादलों का रूप ले लेता है, और ठंडा होकर संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। ठीक है। तो जिस प्रक्रम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। ठीक है। ये जल चक्र की डेफिनेशन है, परिभाषा है, इसको आप नोट कर सकते हैं। पूछा जाए कि जल चक्र किसे कहते हैं, तो क्या लिखेंगे कि जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, ठीक है, और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। अब इस चित्र के माध्यम से जरा जल चक्र को समझते हैं। अब जैसे मान लो ये जल चक्र का चित्र है। महासागर में क्या हुआ? सूर्य की गर्मी के कारण वाष्पीकरण हुआ। ठीक है। तो वाष्पीकरण के द्वारा क्या हुआ? जल ऊपर उठा। जल ऊपर उठकर क्या हुआ? ऊपर उठा तो ऊपर जाके ठंडा हो जाएगा ना, तो संघनित होकर बादलों का रूप ले लेगा, और क्या होगा? फिर वो वर्षा के रूप में बरसेगा। ठीक है। वर्षा के रूप में बरसेगा, पहाड़ों पर वर्षा होगी, मैदानों में वर्षा होगी, जंगलों में होगी, और वो नदी तालाबों से होते हुए महासागरों में फिर से चला जाएगा, और फिर से उसका वाष्पीकरण होगा। तो ये एक चक्र के रूप में होता है। ठीक है। तो इसी को कहते हैं जल चक्र। उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। तो अब आगे बढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी थलसाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। अलवण जल के मुख्य स्रोत। अच्छा देखो, जल कितने प्रकार, एक तो लवणीय जल होता है, अभी हम नीचे देखेंगे पूरा। ठीक है। एक तो होता है लवणीय जल। लवणीय मतलब खारा जल, लवण यानी नमक, आप कह सकते हो। एक होता है अलवणीय जल। तो अलवणीय जल यानी जो खारा ना हो, जो पीते हैं, तो कैसा जल पीते हैं हम लोग? अलवणीय जल पीते हैं। तो अलवण जल के मुख्य स्रोत क्या हैं? जैसे नदी है, ताल है, सोते एवं हिमनद है। हिमनद का मतलब हुआ ग्लेशियर्स हैं। क्यों? ये बरसता है। और महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। तो आप समझ गए हो, नदी का जल कैसा होता है? अलवणीय होता है, यानी नदी का जल खारा नहीं होता है। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है, यानी खारा होता है।
इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl। सोडियम का Na और क्लोराइड का Cl, तो NaCl होता है सोडियम क्लोराइड नमक का सूत्र। तो इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है यहाँ पर एक चित्र जो कि है विश्व प्रमुख समुद्र, झीलें एवं नदियाँ। तो इसको हम आपको दूसरे तरीके से इसी को दिखाते हैं। तो इसमें है विश्व, जिसमें कि प्रमुख समुद्र, झीलें एवं नदियाँ देखेंगे। तो विश्व का ये मानचित्र है, सारे महाद्वीप दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, इधर यूरोप है। तो इसमें प्रमुख समुद्र कौन कौन से आप देख रहे हो? एक यहाँ पर सबसे पहले मानचित्र जब भी आप देखें तो अक्षांश देशांतर जरूर देखें। हम लोगों ने 6th क्लास की NCERT जब कंप्लीट की थी तो उसमें अक्षांश देशांतर के बारे में बहुत विस्तार से समझा था कि क्या होते हैं अक्षांश देशांतर। तो ये जो पड़ी रेखाएं हैं इनको कहते हैं अक्षांश रेखाएं, ठीक है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। कौन सी है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसे इक्वेटर भी कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी के बिल्कुल मध्य से गुजरती है और ऐसी पृथ्वी के बीच में कहीं खींची नहीं गई, ये काल्पनिक रेखा है, ठीक है। मतलब मान लिया कि ये बिल्कुल बीचों बीच से गुजर रही है। अब इसके ऊपर जो भी रेखाएं हैं, ठीक है, वो भी अक्षांश रेखाएं, नीचे भी अक्षांश रेखाएं। तो इसके उत्तर में जो अक्षांश रेखाएं उनको उत्तरी अक्षांश रेखाएं कह दिया गया और नीचे वाले को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कह दिया गया। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कर्क रेखा। तो हमने पढ़ा था कि कर्क रेखा जो है वो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से गुजरती है, ठीक है, और मकर रेखा 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश से गुजरती है। तो ये लिखा हुआ है मकर रेखा। चलिए, ये तो अक्षांश रेखाएं हो गई। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? जो खड़ी रेखाएं होती हैं वो देशांतर रेखाएं होती हैं। तो ये जो रेखा आप देख रहे हो ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। अब इसी 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूरब में आप बढ़ते चले जाएंगे तो उनको क्या कहा जाएगा? पूर्वी देशांतर। अब जैसे 60 पूर्वी देशांतर, 100 पूर्वी देशांतर, और पूरा जब आप इसके पीछे चले जाएंगे पृथ्वी के, मतलब यहाँ 0 डिग्री से घूमते घूमते, पृथ्वी तो गोल है, ठीक है, मानचित्र की तरह सपाट तो है नहीं, गोल है पृथ्वी, मान लीजिए गोल है। तो जब आप चलते चले जाएंगे तो 180 डिग्री, ये जो 180 डिग्री है ये कहाँ है? इस 0 डिग्री के ठीक पीछे। मतलब अगर आप यहाँ से जाएंगे सीधे तो इसके बिल्कुल पीछे पहुँच जाएंगे। तो अगर पूरब से आप जाएंगे, इस 0 डिग्री से अगर पूरब की तरफ आप जब बढ़ेंगे, जैसे जैसे पूरब की तरफ, तो उन देशांतर को क्या कहा जाएगा? पूर्वी देशांतर कहा जाएगा। अगर आप यहाँ से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो इन सभी देशांतरों को क्या कहा जाएगा? पश्चिमी देशांतर। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और इधर लिखा हुआ है 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। ये दोनों रेखाएं एक ही रेखा है, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, एक ही लाइन है। ये हम लोगों ने पढ़ा था। एक ही क्यों है? अच्छा, फिर अलग अलग क्यों लिखा है? बस इसलिए लिख दिया गया है कि अगर आप पूरब से जाएंगे तो इसको कहा जाएगा पूर्वी देशांतर 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, और इधर से जाएंगे तब आपको कहा जाएगा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ठीक है। चलिए, अगर मान लो हम इसको फोल्ड कर दें तो क्या होगा? ये जो 180 डिग्री है पूर्वी देशांतर और 180 पश्चिमी डिग्री देशांतर, ये दोनों जुड़ जाएंगी आपस में, ठीक है, एक ही लाइन है ये। तो इसी हिसाब से आप देखिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है प्रशांत महासागर। ये इतनी जानकारी मैंने इसलिए बताई है अक्षांश देशांतर, ताकि आप समझ सको इसको, ठीक है। नहीं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी प्रशांत महासागर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? तो इसका यही मतलब है कि मानचित्र हम लोग सपाट देखते हैं और पृथ्वी जबकि गोल है। तो ये जो प्रशांत महासागर है, जब इसको आप फोल्ड करोगे इसी मानचित्र को, तो क्या होगा? ये उधर से भी तो जुड़ेगा। तो प्रशांत महासागर जो है ये है, और क्या है? देखिए, ये तो हमारा प्यारा भारत है और इसके दक्षिण में हिंद महासागर है। ये जो एस आकार का है, अंग्रेजी के एस आकार का, ये है अटलांटिक महासागर। तो उत्तर वाला भाग उत्तरी अटलांटिक महासागर आप कह सकते हो और इधर दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ठीक है। तो ये सब कुछ समुद्र हैं, महासागर हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हो भूमध्य सागर। मानचित्र जरूर देखना चाहिए। अफ्रीका और यूरोप के बीच में यहाँ पर आप देख रहे हो भूमध्य सागर है, पास में ही काला सागर है, कैस्पियन सागर है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पर लाल सागर है, तो मानचित्र जरूर देखने चाहिए। जो चाइना है, ये चीन है, और चीन के पूरब में जो सागर है उसको कहा जाता है पूर्वी चीन सागर। चीन के दक्षिण में जो सागर है उसको कहा जाता है दक्षिणी चीन सागर, साउथ चाइना सी। न्यूज़ में आपने सुना होगा, कितना विवाद उस पर चल रहा है।
ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के जो पूरब में है उसको कहा जाता है कोरल सागर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देख लेना चाहिए। यहाँ पर है कैरिबियन सागर, कैरिबियन सी, और उत्तरी गोलार्ध के पास में यहाँ पर है आर्कटिक सागर, ये जो आप लिखा हुआ देख रहे हो, और दक्षिणी गोलार्ध के पास में है यहाँ पर इधर दक्षिणी महासागर, ठीक है। तो ये कुछ समुद्र हो गए। और प्रमुख नदियाँ, भारत की प्रमुख नदियाँ क्या हैं? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये सब भारत की प्रमुख नदियाँ हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्या है? मरे और डार्लिंग नदी वहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। चीन की प्रमुख नदी यहाँ पे देखो हुआंगहो लिखी हुई है, सीक्यांग मीकांग भी है। और अफ्रीका की प्रमुख नदियाँ जैसे नील नदी हो गई है, कांगो नदी हो गई है, ऑरेंज नदी हो गई है, नाइजर नदी हो गई है, ये सब अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ हैं। दक्षिणी अमेरिका में अमेजन नदी बहुत प्रमुख है, ठीक है। आप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की अगर नदी देखो तो मिसिसिपी है, मिसौरी है, सेंट लॉरेंस है, ये सब वहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। झीलें हैं यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। ये चाहे तो आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हो और देख सकते हो अच्छी तरीके से। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे जल का वितरण, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं चाहूँगा कि आप नोट जरूर कर लें, लिख लें आप इन चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। तो लवणता किसे कहते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। लवणता किसे कहते हैं? 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा को लवणता कहते हैं, उस जल की, ठीक है। तो 1000 ग्राम जल में यानी 1 किलो जल में, 1 लीटर जल में नहीं, यहाँ पे लिखा 1000 ग्राम जल में, ठीक है। 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की कितनी मात्रा है उसको क्या कहते हैं? लवणता कहते हैं। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है, ठीक है। या कह सकते हो 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम, एक ही बात हुई। यह है महासागर की औसत लवणता, तो इसको नोट कर सकते हो आप। अब देखते हैं जल का वितरण के बारे में। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। ये सब तो हम लोगों ने पढ़ा था पहले कि पृथ्वी का जो 3/4 भाग है, 73% करीब, 73% करीब जो है वो उस पर जल है, ठीक है। बाकी सब जो थोड़ा सा है वो स्थल है। तो 3/4 भाग पृथ्वी का क्या है? जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि अगर इतना जल है, मतलब 3/4 तो सिर्फ जल ही जल है पृथ्वी पर, और 1/4 स्थल है, तो इतना ज़्यादा जल है पृथ्वी पर, तो इसकी कमी क्यों है आखिर? तो उसका जवाब देखिए यहाँ पर है, क्योंकि देखिए बता रहे हैं आपको, दरअसल हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो अलवणीय जल, मतलब मीठा जल प्रयोग करते हैं। खारा जल तो उपयोग करते नहीं, ना तो उसको पीते हैं ना ही उसे उपयोग में लाते हैं किसी प्रकार से। तो समुद्रों में जो जल है, जो महासागरों में जल है, वो तो लवणीय जल है, नमकीन जल है, उसका तो कोई उपयोग है नहीं हमारे जीवन में, ठीक है। उतना देखिए, क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है। इसको आप एज इट इज जैसा लिखा हुआ है वैसा नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो जितना भी पूरे पृथ्वी पर कितना है, जो भी जल है, जितना भी जल है पूरी पृथ्वी पर, उसका 97.3% यानी बहुत भारी मात्रा वो कहाँ है? महासागरों में है। जैसे प्रशांत महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर हो गया, इन सभी महासागरों को मिलाकर और समुद्रों को, महासागरों को मिलाकर 97.3% है। अब है बर्फ़ के छत्रक, उनमें कितना है? उनमें, या ग्लेशियर्स कह सकते हो आप, उनमें कितना है? 2% है। तो 99.3% तो इन दोनों को मिलाकर हो गया। अब बाकी जितना बचा, देखो 99.3% तो हो गया इनमें मिलाकर। अच्छा एक चीज़ यहाँ से देखो, जो महासागर का जल है वो तो लवणीय जल है, नमकीन जल है, हमारे किसी काम का नहीं है उतना, ना तो हम इसको पी सकते हैं। जो बर्फ छत्रक है ये 2% जल है। भूमिगत जल यानी अंडरग्राउंड वाटर कितना है? 0.68%, बहुत कम। झीलों का अलवणीय जल यानी झीलों का जो मीठा जल है वो है 0.009%, बहुत कम। स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें भी हैं, ये जल 0.009% ये भी है, जो उतना काम का नहीं है। नमक बना सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हम उसका। वायुमंडल में भी थोड़ा विद्यमान होता है।
आर्द्रता के रूप में, या कह सकते हो 0.0019%, बहुत थोड़ा सा। जितनी भी नदियां हैं, आप देखिए आश्चर्य होगा आपको ये जानकर कि जितनी भी नदियां हैं उनमें जल कितना है, पूरे संसार का जितना जल है उसका 0.0001%। ठीक है, बहुत थोड़ा सा जल। ये सब आप जोड़ोगे तो ये 100% होता है जाकर तब। ठीक है, तो पीने का जल जो हमारे लायक है वो तो बहुत थोड़ा सा है, इसलिए कहते हैं जल को बचा कर रखिए। चलिए, अब यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए गए हैं, क्या आप जानते हैं इजराइल के मृत सागर यानी डेड सी जो कहाँ है, इजराइल में है। इसको आप नोट कर लीजिए, मृत सागर कहाँ है, इजराइल में है, या डेड सी भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। ठीक है, तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं, प्लव यानी तैर सकते हैं, क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। अब ये तो घनत्व से होता है, देखिए जिस जल का घनत्व जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसमें तैरने में आसानी होगी। क्यों, वहाँ पर आर्किमिडीज का सिद्धांत लग जाता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा अंशतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है। यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ठीक है, ये आपने शायद पढ़ा होगा किसी क्लास में। तो क्या होता है कि अब मान लो मेरा वजन मान लो 65 kg है, मान लो। ठीक है, तो अगर मैं अपने वजन के बराबर जल हटा लूँगा तैरते समय तो मैं नहीं डूबूंगा, तो मैं तैर सकता हूँ। और जल का घनत्व तो ज़्यादा होगा तो हमें थोड़ा सा ही जल हटाना पड़ेगा ना, तो हमारे वजन से ज़्यादा जल हट जाएगा, थोड़ा सा ही हटाना पड़ेगा हमको, इसलिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये क्रियाकलाप उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है, प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जागरूक रहना चाहिए इन सब चीज़ों से। आगे बढ़ने से पहले यहाँ देखते हैं, क्या आप जानते हैं 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। 22 मार्च को मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। ठीक है, तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को, इसको नोट कर लीजिए। अब जानते हैं महासागरीय परिसंचरण के बारे में। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है कौन से कथन सत्य असत्य हैं, तो महासागरीय जल जो है वो हमेशा गतिमान रहता है। ताल का तो स्थिर होता है जल, झील का भी स्थिर होता है, लेकिन महासागरीय जल जो होता है वो हमेशा गति करता रहता है, यह कभी शांत नहीं रहता है। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगे। तो महासागरीय जल को किस प्रकार आप बांट सकते हो, जैसे तरंगों में, ज्वार भाटा एवं धाराओं में। ठीक है, तो उनके बारे में हम यहाँ पर पूरा अच्छी तरीके से जानेंगे। ये प्रशांत महासागर का एक दृश्य है, ये तो बस एक चित्र है। ठीक है, प्रशांत महासागर तो बहुत बहुत विशाल है। अब यहाँ पे लिखा हो, क्या आप जानते हैं जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगें उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगें भी उतनी ही बड़ी होती जाती हैं। तो तरंगें क्या होती हैं, इसको ज़रा ध्यान से देखते हैं। समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिरती है तो क्या होता है, यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता रहता है तो इन्हें तरंग कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए तरंगें उठ रही हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं सुनामी किसे कहते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है और कई बार एग्जाम से में पूछा जा चुका है। सुनामी किस भाषा का शब्द है, जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे। क्या होता है सुनामी शब्द का मतलब, पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, पोताश्रय क्या होते हैं, जो समुद्री पोत होते हैं, समुद्री जहाज होते हैं, उनको क्या कहता है, पोत कहा जाता है ना। तो समुद्री पोत जहाँ पर इकट्ठे होते हैं उनको नष्ट कर देती हैं ये तरंगे, इसलिए इसका नाम दे दिया गया पोताश्रय तरंगे, यानी जिसे जापानी शब्द में क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। ठीक है,
अब चलिए जानते हैं इसके बारे में। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं। इसके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। तो किसकी वजह से आता है? अगर मान लो भूकंप आ गया, ज्वालामुखी उद्गार कहीं हो गया, या फिर जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह हट जाता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं, जिन्हें सुनामी कहते हैं। समझ गए आप? कितने मीटर ऊंचाई तक की तरंगें उठ सकती हैं? 15 मीटर ऊंचाई तक की, मतलब लगभग 5 मंजिल आप कह सकते हो ऊंची समुद्री तरंगें उठ सकती हैं, जिसको क्या कहते हो? सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था, यानी बहुत ज़्यादा ऊंची तरंगें। ये तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं, यानी आप ऐसे समझ लो एरोप्लेन की स्पीड से, हवाई जहाज़ की रफ्तार से ये तरंगें चलती हैं समुद्र में। 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। तो कब आई थी भारत में सुनामी? 2004 में, जिससे बहुत अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। जो भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, क्या नाम है उसका? इंदिरा पॉइंट उसको कहा जाता है। और वो कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वो डूब गया है। किसकी वजह से? 2004 की सुनामी आई थी, उसकी वजह से। भूकंप आया था जावा सुमात्रा में, तो उसकी वजह से ये सुनामी उठी थी, और तो ये पॉइंट भी डूब गया था उसमें। अब देखिए सुनामी, पृथ्वी का तांडव, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ था। ये तरंगें उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9 मापी गई थी, यानी बहुत भारी बड़ा भूकंप, बहुत खतरनाक भूकंप। भारतीय प्लेट वर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ठीक है। तो भारतीय प्लेट जो है वो बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी उस भूकंप की वजह से। तो उससे हुआ क्या? और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई। इस कारण यह भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10-20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा, ठीक है। जो खाली जगह हो गई तो वहीं पर उसी की तरफ पानी चल पड़ा, बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है। और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। भारतीय सीमा का दूर दक्षिणी बिंदु, यानी सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित, पूरी तरह से डूब गया था। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगें सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी, तरंगों की लंबाई कम हो गई। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गति भी 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो गई। समुद्री तट से सुनामी तरंगें 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गईं, जिसके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियां क्रियाशील हैं, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं हैं। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंपीय क्रिया बहुत कम होती है। अच्छा दोस्तों, आपने सुना होगा कि जब ये सुनामी आई थी 2004 में, तो जो समुद्र तट के किनारे जो भी पक्षी वगैरह थे, पशु पक्षी थे, कुछ जो समुद्री पशु पक्षी थे, उन्होंने क्या किया, जैसे ये समुद्र का किनारा है तो वो समुद्र के किनारे जो अपना रहते हैं,
उन्होंने समुद्र तट छोड़ के वो भाग खड़े हुए थे कुछ घंटे पहले, कुछ समय पहले ही। अच्छा, लोगों को आभास नहीं हुआ। पशु पक्षी बहुत संवेदनशील होते हैं, इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हुआ ये कि समुद्र का जल काफ़ी पीछे हटा, मतलब एकदम से पीछे हटा। तो पीछे हटा तो लोगों ने देखा कि अरे ये तो समुद्र तट का पानी तो यहाँ से चला गया, तो पक्षी भागे वहाँ से। लेकिन मनुष्य लोग समझ ही नहीं पाए, वो लोग तट पर ही देखने के लिए मौजूद रहे कि अच्छा ये तो बहुत बड़ा अच्छा नज़ारा है। जब वही जल वापस आया 800-900 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है, तो ये काफ़ी लोग जो है, काफ़ी लोग उसमें डूब गए थे। ठीक है, तो ये है दृश्य तमिलनाडु के तट पर सुनामी द्वारा विनाश, उसका एक दृश्य है ये। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह पिछले कई सौ वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई थी। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है, यानी पहले क्या होता है, जल तेजी से वापस जाता है और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती हैं, यानी फिर वापस आता है ऊंची ऊंची लहरों के साथ में। जब तट पर ऐसा हुआ तो लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, लोग इकट्ठे हो गए कि अरे ये तो अचंभा होने लगा। इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंगें आईं तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई थी। अब देखते हैं ज्वार भाटा क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूछा जाता है एग्जाम्स में, बहुत ध्यान से देखिएगा। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। इसकी डेफिनेशन आप लिख लो। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल, कौन सा जल, महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। ठीक है, ये भी लिख लो कि जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर पर आ जाता है एवं तट के पीछे चला जाता है तो उसको भाटा कहते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक है जी, इसको नोट कर सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं। और ऐसा होता क्यों है, इसकी पूरी प्रक्रिया बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे चित्र दिया गया है। लघु ज्वार भाटा एवं बृहत ज्वार भाटा। ठीक है, तो उसके बारे में समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से। पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य का क्या रोल होता है इसमें। यूपीएससी में क्वेश्चन एक पूछा गया था कि ज्वार भाटा में आता क्यों है। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। तो किसके किसके शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण, यानी सूर्य का जो बल है, शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल है, और चंद्रमा का, इनकी वजह से, इनके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। ठीक है, जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है। अब जैसे मान लो ये पृथ्वी है, अगर चंद्रमा थोड़ा सा नज़दीक हुआ पृथ्वी के तो क्या हुआ, ये जल जो है ये चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर खींचेगा तो जल जो है थोड़ा सा ऊपर उठेगा। ठीक है, अभिकर्षित यानी ऊपर उठता है, उसकी ओर आकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में, ध्यान से देखिए, पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। कब कब, पूर्णिमा के दिन और अमावस्या। पूर्णिमा कब होती है, जब आपको पूरा चांद स्पष्ट दिखाई देता है, आसमान में स्पष्ट चमकता हुआ, तो उस समय पूर्णिमा होती है। अमावस्या क्या होती है, घनघोर काली रात, जब चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता तो उसको कहते हैं अमावस्या। तो पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक ही सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, बृहद ज्वार कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है बृहद ज्वार भाटा। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होंगे तो क्या होगा, बृहद ज्वार होंगे। या फिर जब चंद्रमा इन दोनों के बीच में होगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच में होगा, या फिर पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होगी। ठीक है, तो क्या होगा, बृहद ज्वार होगा। ओके, कहाँ
तक देखा हम लोगों ने, बृहद ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है, परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। तो अभी निम्न ज्वार भाटा के बारे में चित्र देखते हैं। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। अब ऐसे समझ लो आप, लघु ज्वार भाटा क्या होता है, जब क्या होता है ये 90 डिग्री पर होते हैं, ऐसे समझ लीजिए आप, ये पृथ्वी है और इधर चंद्रमा अगर ऐसे है और इधर सूर्य है, तो क्या होगा, लघु ज्वार भाटा आएगा यानी। और ठीक है, इसके बाद बृहद के बारे में तो हम लोगों ने देख ही लिया है। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। किसके लिए? उच्च ज्वार जो है नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। कौन से? उच्च ज्वार। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पादन करने के लिए किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। ठीक है, तो महासागरीय धाराएं क्या होती हैं? निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। तो गर्म भी हो सकती हैं या और ठंडी भी हो सकती हैं महासागरीय धाराएं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा के निकट कौन सी धाराएं उत्पन्न होती हैं? गर्म महासागरीय धाराएं। ठीक है, और आप ऐसे भी याद रख सकते हो क्योंकि जो भूमध्य रेखा के निकट ही सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। ये अगर 0 डिग्री है इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, तो इसी के आसपास सबसे ज़्यादा टेम्परेचर भी होता है। सूरज का तापमान भी सबसे ज़्यादा यहीं पर पड़ता है। ठीक है, तो गर्म महासागरीय धाराएं कहाँ पर उत्पन्न होती हैं? भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। किसकी तरफ होती हैं प्रवाहित? ध्रुवों की। ध्रुवों यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर। ठीक है, कौन सी? गर्म महासागरीय धाराएं। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। तो ठंडी धाराएं कहाँ से? उच्च अक्षांशों यानी अब जैसे ऐसे समझ लो, उच्च अक्षांश का मतलब क्या हुआ? ये अगर 0 डिग्री अक्षांश है तो इसके ऊपर जितना बढ़ते चले जाएंगे तो वो सब उच्च अक्षांश है। तो वहाँ से निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, कौन सी? ठंडी धाराएं। और गर्म धाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो उल्टा होता है इनमें। अब जैसे देखिए, ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं। तो लेब्राडोर महासागरीय धारा कैसी है? ठंडी जलधाराएं, शीत जलधाराएं होती हैं। जबकि गल्फ स्ट्रीम जलधाराएं गर्म धाराएं हैं। तो ये नोट कर सकते हो आपकी, गल्फ स्ट्रीम कैसी धारा है? गर्म जलधाराएं हैं। लेब्राडोर वो ठंडी जलधारा है। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। यानी मछली पकड़ने के लिए सबसे सर्वोत्तम स्थान माना जाता है। कहाँ पर? जहाँ पर गर्म जलधारा और शीत जलधाराएं आकर मिलती हैं। जापान के आसपास एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर इसके कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ? एक तो जापान के आसपास, इसीलिए जापानी लोग वहाँ पर सबसे ज़्यादा मत्स्यन होता है, और अमेरिका के पूर्वी तट पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये चित्र भी है यहाँ पर महासागरीय धाराओं से संबंधित। तो यहाँ पर जो नीले रंग से आप देख रहे हो वो हैं सभी ठंडी धाराएं यानी शीत धारा, और कोष्ण धारा या गर्म जलधारा वो है रेड कलर से। ठीक है, तो अब देखिए, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो गर्म जलधारा है वो कहाँ पर उत्पन्न होती है? भूमध्य रेखा के आसपास उत्पन्न होती है और किसी तरफ बहती है? ध्रुवों की ओर बहती है। तो रेड कलर से जितनी भी हैं धाराएं
वो सब क्या है, गर्म धाराएं हैं, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे जा रही हैं। और जो ठंडी धाराएं ये देखिए यहाँ पर हैं, ये ध्रुवों से उष्णकटिबंध की ओर बढ़ती हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हो, ये देख सकते हो आप, ठीक है, ये देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये मानचित्र, ये चित्र है धाराओं से संबंधित, तो इनको आप पढ़ भी सकते हो कौन से कहाँ पे धारा है। तो जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है, ठीक है। जहाँ पर दोनों जलधाराएं उत्पन्न होती है तो वहाँ पे कोहरे का मौसम बनता है, जिसके द्वारा इससे फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जिनको बहुत आसानी से आप कर सकते हो। वर्षण क्या है? तो पानी जो है वाष्पीकृत होकर बादल बनता है और संघनित होकर जो जल बरसता है उसको वर्षण कहा जाता है। जल चक्र क्या है? जल चक्र पूरा आप समझा सकते हो कि वही बिल्कुल कि पानी, समुद्र का पानी सूर्य के गर्मी के कारण, ताप के कारण वाष्पीकृत होकर बादल का रूप बनता है, ठीक है, और वहाँ से संघनित होकर बरसता है। तो इस पूरे चक्र को क्या कहते हो? वर्षण, मतलब जल चक्र कहते हो इस चक्र को। लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ठीक है, महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले ये सब हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। ज्वार भाटा क्या होता है, महासागरीय धाराएं। अब यहाँ पे कुछ सही गलत, ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है। वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। तो जल चक्र क्या होता है ये तो आप लिख ही सकते हो वहाँ पर, ठीक है। तो इसे जल चक्र कहते हैं। सामान्यतः गर्म जलधाराएं उत्पन्न होती हैं कहाँ पर? भूमध्य रेखा के निकट। अभी हम लोगों ने देखा दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा कहलाता है, ठीक है जो। तो ये सब चीज़ें, जासूस बनिए और आओ खेलो, ठीक है। तो दोस्तों ये चैप्टर कैसा रहा? उम्मीद है आप लोगों ने इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जानी होंगी, और बहुत जल्द हम अगले चैप्टर में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।